नमस्कार, मैं आशीष गवंडे आपका म्यूचुअल फंड की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला भाग है जिसमें हम म्यूचुअल फंड के कुछ सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है पर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। हम पहले भाग में म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड्स की कुछ बेसिक्स मूल बातें जानने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम के प्रकार है वो जानने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड में जो शब्दों का उपयोग किया जाता है उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सेबी जो भारत की एक संस्था है, भारत सरकार की एक संस्था है और जो म्यूचुअल फंड संबंधित नियम बनाती है उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड केवाईसी क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दूसरे भाग में मतलब अगले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के ऑनलाइन प्रदर्शन देखेंगे जिसमें हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड की पहचान कैसे करें ये देखेंगे। एक मुश्त निवेश या लमसम इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में खरीद या निवेश कैसे करें ये जानने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड संबंधित एसआईपी कैसे बनाएं और उसका आपके बैंक के साथ पंजीकृत या रजिस्टर कैसे करें, और जो म्यूचुअल फंड में जो तज्ञ लोग हैं उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, उनकी विचार जानने की कोशिश करेंगे। हमारा एक ऑनलाइन ब्लॉग है जहां आपको म्यूचुअल फंड संबंधी जानकारी मिल सकती है या आपको म्यूचुअल फंड संबंधी जो वीडियोस है जिसमें हमने प्रदर्शन किए हैं वो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसमें अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रस्तुति है जिसका आप उपयोग कर सकते हो। शुरू करने से पहले एक अस्वीकरण, हम सामान्य लोगों को समझे इस भाषा में बात करने वाले हैं। ये वीडियो किसी शालेय या कॉलेज के अभ्यास के लिए उपयोग ना करें। इस वीडियो में, इस प्रस्तुति में, इस जो जानकारी दी गई है वो परिवर्तन के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले जो नई जानकारी उपलब्ध है वो जानने की कोशिश कीजिए। इस प्रस्तुति में जो वाक्य है, जो शब्द है, उसके लिए गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किया गया है। इसीलिए ये संभव है कि भाषा में, वाक्य में, शब्दों में कुछ गलतियाँ होगी। हम आपसे ये विनती करते हैं कि उन गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और म्यूचुअल फंड संबंधी जो मूल बातें हैं, जानकारी, उसी पे ही ध्यान कीजिए। इस प्रस्तुति के पीछे ये इरादा है कि भारत के जो सामान्य लोग हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है पर जिनको जानकारी चाहिए और उन्हें सामान्य भाषा में, सीधी भाषा में सरल भाषा में, आसान भाषा में जानकारी उपलब्ध करने के लिए हमने ये प्रस्तुति बनाई है। हम ये एक सामाजिक कार्य समझ के कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि म्यूचुअल फंड में
निवेश क्यों करें? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हम जो पारंपरिक साधन है निवेश के, उन्हें देखते हैं। जिसमें आता है सबसे पहले बचत बैंक खाता, जिसमें साधारणतः 4-5% रिटर्न्स मिलते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप आज इस किसी बैंक खाते में 100 रुपया डालते हैं और वो बैंक आपको 5% रिटर्न्स देने का वादा करता है, तो 1 साल के बाद आपको 5 रुपये का फ़ायदा होता है और आपके बैंक में 105 रुपया हो जाता है। उसी तरह आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, इस पे 7-6-7% रिटर्न्स मिलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, जिसमें आपको शायद 8% भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें 6-7% रिटर्न्स मिल सकते हैं। पर प्रश्न ये होता है कि ये पर्याप्त है क्या? इनमें निवेश करना पर्याप्त है क्या? एक युवा जिसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी के बाद जो बड़े खर्चे इसकी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला बड़ा खर्चा है वो एक बच्चे की परवरिश करने का। उसके जन्म तक, उसके जन्म से उसके शादी तक जो खर्चा होता है, वो जो खर्चा होता है, एक रिसर्च के अनुसार वो खर्चा 1 से 1.5 करोड़ के बीच में हो सकता है। उसकी 25 वर्ष की आयु तक उसके स्कूल की फ़ीस, उसके कॉलेज की फ़ीस, उसके मेडिकल के खर्चे, उसके शादी के खर्चा, वो सब मिला के 1 से 1.5 करोड़ खर्चा हो सकता है। दूसरा बड़ा खर्च होता है वो सेवानिवृत्ति की बात जो होता है वो। एक रिसर्च अनुसार आज एक युवा जो 25 साल का है, 35 साल के बाद, मतलब जब उसकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, 60 साल के बाद उसका जो खर्चा होगा वो साधारण 2 से 4 करोड़ तक हो सकता है, जिसमें इसमें रहने के, खाने के, मेडिकल के, हॉस्पिटल के सब खर्चे आएंगे, तो उतना वो खर्चा हो सकता है। और इसके अलावा लोन्स, होम लोन, कार का लोन, वो सारे लोन्स के खर्चे भी हो सकते हैं। और इस सारी कहानी में दो मुख्य खलनायक हैं। इसमें एक है महंगाई, दूसरा है कर जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है कि, और जो सही है कि आपके निवेश करते हैं और इस निवेश में आपको जो मुनाफा मिलता है उस पे भी आपको कर देना होता है। दूसरा महंगाई क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1990 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 10 रुपये थी। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 10 रुपये थी। करीब 30 साल बाद 2021 में उसी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपया हो चुकी है। इसका मतलब कीमत 10 गुना बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है। तो फिर ये कीमत इतनी क्यों बढ़ी है? इसके पीछे कारण है महंगाई। जैसे समय बीतता है वैसे चीज़ें महंगी होती जाती हैं। तो आपको कुछ अपेक्षित रिटर्न्स है, आपके जो निवेश किया है उसमें आपको कुछ अपेक्षित रिटर्न्स है, पर आपके हाथ में जो रिटर्न्स आते हैं, वास्तविक जो रिटर्न्स होते हैं, वो आपके अपेक्षित रिटर्न्स से कर या और महंगाई घटाने के बाद जो बचता है वही आपके वास्तविक रिटर्न्स होते हैं। मतलब आपके जो वास्तविक रिटर्न्स है वो आपके जो अपेक्षित रिटर्न्स है उससे
कर और महंगाई घटाने के बाद जो आपके हाथ में बचता है वो आपके वास्तविक रिटर्न्स है। और अगर हमें जो ये सब बड़े खर्चे और बाकी छोटे मोटे खर्चे करने हैं तो हमारे जो वास्तविक रिटर्न्स है वो काफ़ी सकारात्मक होने चाहिए। अभी प्रश्न ये होता है कि हम ऐसे अच्छे वास्तविक रिटर्न्स कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो साधन है वो है स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर शेयर बाज़ार में निवेश करना आसान नहीं है। उसके लिए समय देना ज़रूरी है, उसका अच्छा अभ्यास करना ज़रूरी है, उसका अच्छा अध्ययन करना ज़रूरी है। और इसीलिए सामान्य लोगों के लिए शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में निवेश करना उतना आसान नहीं है। तो हमारे लिए दूसरा साधन क्या? इसका उत्तर है म्यूचुअल फंड्स। क्या हम म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम म्यूचुअल फंड्स क्या है ये देखते हैं। शेयर बाज़ार में निवेश करना आसान नहीं है, पर शेयर बाज़ार में निवेश करने वाले कुछ धन्य लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स की उपलब्धि की है। हम इस म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, पैसा निवेश करते हैं, और ये तज्ञ लोग जो है वो म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं और उससे वो फ़ायदा कमाते हैं, और वो जो फ़ायदा मिलता है वो हमें दिया जाता है। तो हम म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं उसका जो फ़ायदा होता है शेयर बाज़ार में निवेश करने के बाद वो फ़ायदा हमें दिया जाता है। हाँ, हम इस म्यूचुअल फंड की सेवा के लिए वो जो तज्ञ लोग हैं उनको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, पर वो बहुत कम होता है। और अगर आप पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स देखें तो औसत वार्षिक रिटर्न्स लगभग 11 से 13% है। और कुछ ऐसे भी साल हैं जहां म्यूचुअल फंड्स ने हमें 15% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए। इसका मतलब हमें जो हमारे जो वास्तविक रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, और इसी कारण म्यूचुअल फंड में निवेश करना योग्य है। अभी हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इक्विटी। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी की स्कीम प्रकार में आता है उसमें निवेश करते हैं तो आपके अधिकतम रकम और पैसा कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश किया जाए, कंपनी के स्टॉक्स खरीदने में निवेश किया जाएगा। क्योंकि शेयर बाजार या स्टॉक्स अस्थिर होते हैं, उनकी कीमत ऊपर नीचे होती ही रहती है, इसलिए ये प्रकार जो है वो थोड़ा जोखिम भरा है, पर इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जो युवा लोग हैं जो जो जिनकी 25-30 साल की नौकरी करने की उम्र बाकी है वो इसमें
निवेश कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है डेट। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड जो कि डेट प्रकार में आता है उसमें निवेश करते हैं तो आपका जो पैसा है वो ज़्यादातर बॉन्ड जैसे सरकारी बॉन्ड जैसे स्थिर साधनों में निवेश किया जाएगा। इसमें आपको जोखिम कम है पर आपको रिटर्न्स भी थोड़े कम मिलते हैं, इक्विटी से कम मिलते हैं। जो सेवानिवृत्त हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है उनके लिए एक अच्छा प्रकार है, एक अच्छी साधन है। तीसरा प्रकार आता है हाइब्रिड। इसमें जो निवेश जिसमें जो म्यूचुअल फंड होता है उसका करीब आधा पैसा इक्विटीज में जाता है या कंपनी के स्टॉक्स बाय करने में जाता है और बाकी पैसा डेट यानी बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड्स, कंपनी के बॉन्ड्स खरीदने में जाता है। तो ये मिश्रण है तो इक्विटी का और डेट का। जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है पर 60 से कम है उनके लिए ये सबसे अच्छा साधन है, ऑप्शन है। चौथा प्रकार है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसमें एक विशिष्ट नीति अनुसार म्यूचुअल फंड्स बनाए जाते हैं और उस नीति के आधार पर निवेश किया जाता है। इसमें 3 प्रकार है, रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड, बच्चों का फंड और इंश्योरेंस बीमा प्लस फंड। इसमें 2 बातें। सबसे पहले कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रकार में आता है, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज़रूरी नहीं है। आप रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप एक कोई भी अच्छा फंड देखिए जो शायद सॉल्यूशन ओरिएंटेड के प्रकार में आता है या नहीं भी आता है, पर आप एक अच्छा फंड ढूंढिए और उसमें आप निवेश कर सकते हैं। बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं, आपकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए निवेश कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको इसी प्रकार के फंड में निवेश करना है, ये ज़रूरी नहीं है। ये पहली बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कभी भी बीमा और निवेश का मिश्रण ना कीजिए। आपको बीमा खरीदना है तो आप बीमा लीजिए, बीमा की पॉलिसी लीजिए। अगर आपको निवेश करना है तो निवेश कीजिए, पर दोनों का कभी मिश्रण ना कीजिए, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। 5वां जो प्रकार है वो अदर्स। इसमें 2 प्रकार है, इंडेक्स फंड और फंड ऑफ फंड। तो इंडेक्स फंड क्या होता है ये समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। शेयर बाजार में कई प्रकार की कंपनियां होती हैं और ये जो शेयर बाजार है किसी एक प्रकार की कंपनीज की एक यादी बना सकते हैं। जैसे समझो बैंक की जो कंपनीज है उसकी एक यादी हो सकती है और इस यादी के आधार पर एक म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो बैंक का म्यूचुअल फंड हो सकता है। अगर आप किसी बैंक इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका कम से कम आपका ज़्यादातर पैसा बैंक के कंपनीज में लगाया जाएगा, निवेश किया जाएगा। तो ये इंडेक्स फंड्स होते हैं। दूसरा प्रकार फंड ऑफ फंड्स।
ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, जिसमें आपको गोल्ड फंड मिलता है, आपको सोने में निवेश करना है पर आपको सोना खरीदना नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको सोने में निवेश करना है तो आप गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। उसी प्रकार है इंटरनेशनल फंड, आपको बाहर के देशों की कंपनियों में निवेश करना है, पर शायद आपको वो कैसे करना वो पता नहीं है, तो आप इंटरनेशनल फंड में निवेश कर सकते हैं, जो कि बाहर के देशों की कंपनी के दूसरे देशों की कंपनी में निवेश करता है और उसका मुनाफा आपको देता है, उसका फ़ायदा आपको देता है। पिछले 1-2 सालों में कई लोगों ने इस इंटरनेशनल फंड्स में बहुत मुनाफा फ़ायदा कमाया है। अभी हम देखेंगे कुछ शब्दों म्यूचुअल फंड में इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले एक मुश्त निवेश खरीद या लम सम इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, आप आपके बैंक के अकाउंट से आपके म्यूचुअल फंड में एक बार का निवेश करते हैं, जिसका आपके पहले हुए निवेश व्यवहार या आगे होने वाले व्यवहार से कोई भी संबंध नहीं होता है। ये एक बार का निवेश होता है, इसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं या एक मुश्त निवेश। दूसरा शब्द है रिडीम। आपने निवेश किया म्यूचुअल फंड में, आपको कुछ फ़ायदा हुआ, फिर आपको वो पैसा वापस चाहिए, आपको पैसा निकालना है और आपको आपके बैंक खाते में ये पैसा डालना है म्यूचुअल फंड से। तो अगर आप ये करते हैं तो इसे आप रिडीम कहते हैं या रिडीम्शन बोला जाता है, जिससे आपका पैसा आपके म्यूचुअल फंड से बैंक खाते में जमा हो जाता है। तीसरा शब्द है स्विच। समझो एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर आपके 2 म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं। एक ही म्यूचुअल फंड की कंपनी के अंदर 2 म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं और समझो आपको एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफ़र करना है, पैसा भेजना है। तो ये करने के लिए आप स्विच का उपयोग करते हैं, जिससे आपका एक म्यूचुअल फंड का पैसा किसी और म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र या भेजा जाता है। अब हम देखेंगे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। हमने लमसम इन्वेस्टमेंट देखा, जहां आप एक बार के लिए एक निवेश करते, एक वक्त में एक बार एक निवेश करते। हमने लमसम इन्वेस्टमेंट देखा, जिसमें हम एक बार के लिए निवेश करते। समझो आपको हर महीने कुछ पैसा निवेश करना है, जैसे आपकी सैलरी हो जाती है, वेतन हो जाता है, उसमें से कुछ पैसा आपको म्यूचुअल फंड में हर महीने निवेश करना है। पर आपको निवेश करने के लिए वक्त नहीं है, या आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या कंपनी में जाने के लिए वक्त नहीं है, तो आप एक SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें हर महीना या हर साल या हर क्वार्टर या हर सप्ताह आप कुछ रकम आपके बैंक अकाउंट से खुद ब खुद आपके म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते, भेज सकते। आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बैंक अकाउंट से आपके म्यूचुअल फंड में पैसा चला जाएगा। इसे हम SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं।
एक महत्वपूर्ण बात, आप एसआईपी को रोक सकते, उसको स्टॉप कर सकते हैं, पर एसआईपी को रोकना इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो पहले से निवेश किया जो पैसा है वो वापस तभी आपके बैंक अकाउंट में वापस भेजा जाएगा। एसआईपी को रोकना मतलब आपके बैंक अकाउंट से और निवेश नहीं होंगे उस म्यूचुअल फंड में, उस एसआईपी के द्वारा आपके बैंक अकाउंट से पैसे और निवेश नहीं होंगे उसी एसआईपी के द्वारा। अगर आपको जो निवेश किया हुआ पैसा वापस चाहिए तो उसके लिए आपको रिडीम करना होगा, जो क्या है हमने पहले देख लिया है। फिर आता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। हमने स्विच देखा, क्या हम कुछ पैसा एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड पे भेज सकते हैं, पर अगर आपको ये हर महीना या हर क्वार्टर या हर साल कुछ पैसा आपको एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड से खुद ब खुद भेजना है, तो आप सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान का उपयोग कर सकते हैं। इससे कुछ पैसा हर महीने या हर सप्ताह में कुछ रकम एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में भेजी जाएगी। सिर्फ इतना है कि वो दोनों म्यूचुअल फंड्स एक ही कंपनी के होने चाहिए, दोनों म्यूचुअल फंड्स एक ही कंपनी के होने चाहिए। फिर आता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। हम रिडीम से कुछ पैसा हमारे म्यूचुअल फंड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हर महीना कुछ पैसा खुद ब खुद आपके म्यूचुअल फंड से आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाए, तो उसके लिए हम सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का उपयोग कर सकते हैं। कुछ रकम हर महीना आपके म्यूचुअल फंड से आपके बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान से। जो रिटायर्ड लोग हैं और जिन्होंने सेवानिवृत्ति होने से पहले स्टॉक्स में या इक्विटीज़ में बहुत निवेश करके बहुत अच्छा पैसा कमा लिया है और उनको अब सेवानिवृत्ति के बाद एक पेंशन की तरह थोड़ी रकम हर महीना उनके बैंक अकाउंट में चाहिए, तो वो उसके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का उपयोग कर सकते हैं। इसके दो फायदे, एक तो अगर हम पूरी रकम एक साथ विड्रॉ करते हैं तो हमें ज़्यादा कर भरना पड़ेगा, पर अगर महीने में कुछ या साल में कुछ रकम हम विड्रॉ करते हैं तो हमें कम टैक्स भरना पड़ेगा पहले। दूसरी बात, अगर हम एक साथ सारी रकम बैंक में रिडीम करते हैं तो शायद हम उसके कारण बहुत खर्चा कर सकते हैं। हम अगर ये नहीं चाहते तो हम थोड़ी थोड़ी रकम हमारे बैंक अकाउंट में, थोड़ा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पेंशन की तरह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर शब्द आता है रेगुलर। अगर आप किसी एजेंट या ब्रोकर द्वारा निवेश करते हैं तो आपका जो निवेश या इन्वेस्टमेंट है उसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप अगर किसी ब्रोकर एजेंट की सहायता लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे जानने के लिए, या कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा ये जानते हैं और उसके द्वारा निवेश करते हैं, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट, आपका निवेश है वो रेगुलर बन जाता है, नियमित। और इसके लिए आपको अतिरिक्त कमीशन देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की कंपनी आपसे कुछ कमीशन लेगी म्यूचुअल फंड की सेवा के लिए, पर जो एजेंट होता है वो भी आपसे कमीशन लेगा।
पर अगर आप म्यूचुअल फंड फंड की कंपनी में बिना किसी ब्रोकर या एजेंट की मदद से प्रत्यक्ष निवेश करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आप प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड से ही व्यवहार करते हैं, म्यूचुअल फंड की कंपनी से व्यवहार करते हैं, और इसीलिए आपको कोई अतिरिक्त कमीशन भरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कई साल के लिए निवेश करते हैं जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और अगर आपको एजेंट को अतिरिक्त कमीशन देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आपकी कुछ लाख का खर्च भी हो सकता है। इसीलिए किसी एजेंट द्वारा अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिए, यही हम यहाँ बताना चाहते हैं। फिर एक शब्द आता है फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र क्या होता है? ये जो सलाहकार होते हैं आपको निवेश के बारे में सलाह देते हैं। आपकी जो निवेश करने की इच्छा है, आप किस में निवेश कर सकते हैं, आपकी वेतन कितनी है, आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट या निवेश कर चुके हैं, ये सारी बातें वो समझ लेते हैं। और आप किस उद्देश्य से निवेश करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या है, इस बात को समझ लेते हैं और आपको सही राय, सही सलाह देते हैं। इनका काम है आपको सलाह देना, और इसके लिए वो आपको उन्हें थोड़ी एक फ़ीस देनी होती है, पर ये एक टाइम के लिए ही फ़ीस होती है, ये कमीशन नहीं होता। इसका मतलब आप जो निवेश करते हैं इनकी सलाह से, और आपको जो फ़ायदा होता है इसमें आपको कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ इन लोगों को एक टाइम के लिए, एक वक्त के लिए फ़ीस देनी होती है। और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप किसी अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाहकार की राय लीजिए, उनसे समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, और उसके आधार पर ही निवेश कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। पर याद रखिए, आपको इन्हें सिर्फ एक टाइम की फ़ीस देनी है, कमीशन नहीं। फिर शब्द आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या, ये समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। समझिए आप एक म्यूचुअल फंड में आज 100 रुपया भरते हैं, एक साल के बाद आपको 10 रुपये का मुनाफा होता है। आपका जो 10 रुपये का मुनाफा है, फ़ायदा है, एक साल के बाद आपको खुद ब खुद आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। डिविडेंड प्रकार का, डिविडेंड ऑप्शन का ये रिजल्ट होता है, इसमें ये होता है। पर अगर आप ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं, इसमें क्या होता है, आप 100 रुपया डालते हैं, आपको 10 रुपया फ़ायदा होता है एक साल में। अगले साल आपके जो 100 रुपया है और ये 10 रुपये का फ़ायदा है, इसको मिला के 110 रुपया वापिस निवेश किया जाता है।
और जो तज्ञ लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इस ऑप्शन का ही उपयोग करना चाहिए। ये क्यों, ये समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक रिसर्च अनुसार अगर कोई युवा जो आज 25 साल का है हर महीना 5-6 हज़ार रुपया किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और वो ये 35 साल के लिए करता है, 25 साल का युवा 35 साल के लिए हर महीना 5-6 हज़ार रुपया निवेश करता है। तो उस रिसर्च अनुसार जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसका जो निवेश है वो एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 20 करोड़ का हो सकता है। 20 करोड़ का। अगर मार्केट हमें हर साल औसत 15% रिटर्न्स देता है तो 35 साल के बाद उसका उसकी निवेश की जो पूंजी है वो 20 करोड़ तक जा सकती है। और इसके पीछे कारण है ग्रोथ और कंपाउंडिंग। दो बातें हैं, कंपाउंडिंग और ग्रोथ, या ग्रोथ के कारण कंपाउंडिंग। पैसा बढ़ता है और उससे आपका फ़ायदा होता है। अगर आप सोचेंगे तो आप वो जो युवा है वो 35 साल में करीब 75 लाख का निवेश करता है, पर उसको फ़ायदा कितने का होता है और उसकी पूंजी कितनी होती है? 20 करोड़ की। तो आपके पैसे को बढ़ने दीजिए और उसके लिए आप ग्रोथ ये ऑप्शन का उपयोग कीजिए। फिर टर्म्स आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप और मल्टी कैप। तो ये क्या है? तो शेयर बाज़ार में जो कंपनीज होती हैं जिनके स्टॉक्स का बाज़ार होता है, खरीद फरोख्त होती है, तो उन शेयर उस कंपनीज की कोई एक वैल्यू होती है और जिनकी बुनियाद पे उन्हें उन्हें एक उनकी रैंकिंग होती है, उनका एक रैंक होता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी वो सबसे पहले रैंक पे होती है। फिर 2 नंबर पे दूसरी सबसे वैल्यू वाली कंपनी है वो होती है। सो इस प्रकार जो पहले 100 कंपनीज होती है, वो जो कंपनीज उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। सबसे पहले जो पहले 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहा जाता है। फिर 101 से 250 तक जो कंपनीज होती, रैंक की जो कंपनीज होती है, उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। और 251 के बाद जो कंपनीज होती है उन्हें स्मॉल कैप कहा जाता है। सो लार्ज कैप पहले 100 कंपनी है, मिड कैप 101 से 250 और 250 के बाद जो कंपनीज होती है उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। मल्टी कैप ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का मिश्रण कहा जाता है। जो सारी कंपनीज आती है उनको मल्टी कैप कंपनीज कहा जाता है। अब हम देखेंगे निवेश करने के जो नियम हैं उनको। अगर आप जो सेबी का डॉक्यूमेंट है, सर्कुलर है, निवेश के नियमों के बारे में वो देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे सर्कुलर का नंबर लिखा है। आप उसे देख के जो डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं। पर आपके समझ के लिए हमने उसका एक संक्षिप्त एक बनाया है और जो हमें आगे देखने को मिलेगा, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जो प्रकार है, इसके बारे में हमने यहाँ पे तो समझिए, आप लार्ज कैप फंड के किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो सेबी क्या कहता है, अगर कोई म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप कंपनी के फंड के आधार पे बनाया गया है
तो म्यूचुअल फंड्स का न्यूनतम 80% पैसा, म्यूचुअल फंड का न्यूनतम 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में निवेश किया जाएगा। अगर आप कोई मिड कैप फंड के बारे में देखेंगे तो उसमें न्यूनतम 65% पैसा ये मिड कैप कंपनीज में निवेश किया जाएगा। अगर आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो स्मॉल कैप फंड जो होता है उसका न्यूनतम 65% 65% पैसा वो स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश किया जाएगा। ठीक? इसमें एक दो प्रकार ऐसे हैं। इसमें एक है ELSS या टैक्स सेविंग फंड जिसे भी बोला जाता है। इसमें नियम यह है कि 80% पैसा, न्यूनतम 80% पैसा म्यूचुअल फंड का वो इक्विटी, मतलब लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप, इसी किसी कंपनीज में निवेश किया जा सकता है। और 3 साल के लिए ये जो निवेश है वो निवेश की जो पूंजी है वो लॉक की जाती है। 3 साल से पहले इस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। पर अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आप इस निवेश को इनकम टैक्स रिटर्न्स के ATC क्लॉज के अंदर आप इसे दिखा सकते हैं और आप इसमें आप टैक्स को घटा सकते हैं। मतलब समझिए आपकी जो इनकम है, वेतन है या इनकम है सालाना, समझिए 10 लाख रुपए है। समझ के चलिए कि 10 लाख रुपए। अगर आप इस ELSS या टैक्स सेविंग फंड में 1.5 लाख तक निवेश करते हैं तो आपको 10 लाख पे नहीं पर 8.5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। जहाँ आपको पहले 10 लाख पे भरना पड़ता था, अभी आपको ये 8.5 लाख के निवेश इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो आपको उसका टैक्स का फायदा होता है। फिर है फ्लेक्सी कैप, जिसमें न्यूनतम 65% पैसा इक्विटीज में जाता है। पर यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है उसको एक सहूलत दी गई कि वो मल्टी कैप या लार्ज कैप या स्मॉल कैप में किसी भी प्रतिशत में पैसा निवेश कर सकता है। समझ लीजिए कि आज स्मॉल कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म दे रही है, अच्छा रिटर्न्स दे रही है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड मैनेज करता है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगेगा। कल समझिए लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तो ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में डालेगा। इससे फ़ायदा होता है कि आपका जो फ़ायदा है, मुनाफा है, वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक? तो ये एक अच्छा प्रकार है इक्विटी का। अब हम देखेंगे डेट। डेट में ये जो प्रकार है इसमें अलग अलग नियम है, निवेश के नियम ये लिखे गए। जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनके लिए अलग अलग अच्छे फंड्स हैं और फंड के प्रकार हैं। पर इसमें दो फंड्स जो है वो हम सभी के फायदे के हैं, वो है लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसका जो फीस है वो कम होते हैं, पहली बात। और इसका फायदा हम कैसे कर कर सकते हैं और ले सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि अगली कुछ दिनों में शेयर बाजार उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। आपके म्यूचुअल फंड्स की जो जो फायदा है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो आप दो बातें कर सकते हैं। एक तो आप अपने निवेश को विड्रॉ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं और पैसा आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर उससे आपको शायद ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा आपके प्रॉफिट पे, आपके फ़ायदे पे, और आपको ज़्यादा फीस भी देनी पड़ेगी।
आप दूसरी बात ये कर सकते हैं कि आप आपका जो पैसा है वो ये अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या लिक्विड फंड में स्विच कर सकते हैं। स्विच करने से आपका पैसा आपके बैंक के खाते में ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए आपके हाथ में पैसा नहीं आता, इसलिए आपको उस फायदे पे कोई टैक्स भरना नहीं पड़ता। और दूसरा एक फायदा है कि अगर कुछ दिनों बाद शायद से मार्केट चढ़ने लग सकता है, और अगर आपको फिर से निवेश करना है तो आप बहुत कम समय में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन से आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वापस से निवेश कर सकते हैं और आपका फायदा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का उपयोग किया जा सकता है। फिर आता है हाइब्रिड स्कीम के प्रकार, जिसमें डेट और इक्विटी का मिश्रण होता है। अगर आप बैलेंस हाइब्रिड फंड को देखिए तो यहाँ पे न्यूनतम 40% निवेश इक्विटीज में जाता है और 40% न्यूनतम निवेश डेट में जाता है। तो ये इसमें बैलेंस होता है इन दोनों के बीच में। वैसे भी बाकी म्यूचुअल फंड के प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आता है रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड, जिसमें कोई न्यूनतम निवेश का प्रतिशत का नियम नहीं है, पर जो पैसा है वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, कम से कम 5 साल के लिए। या रिटायरमेंट में आप जब रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष तक पहुंचने तक ये रिटायरमेंट का पैसा लॉक होता है। चिल्ड्रन फंड्स में ये पैसा जो लड़का या लड़की जिसके नाम पे आप निवेश कर रहे हैं वो 18 साल की उम्र तक पहुंचने तक लॉक किया जाता है या 5 साल के लिए लॉक होता है। इंडेक्स फंड और फंड ऑफ फंड्स के बारे में हमने पहले से देखा है, इसके बारे में और बात नहीं, यहाँ मैं और बात नहीं करूँगा। ये कुछ लिंक्स हैं जो जहाँ आप जाके आप अपने म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका म्यूचुअल फंड के बारे में जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो बढ़ा सकते हैं। आपको अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको म्यूचुअल फंड केवाईसी बनाना जरूरी है। म्यूचुअल फंड केवाईसी मतलब म्यूचुअल फंड की जो कंपनी से आपके बारे में जानकारी उपलब्ध करती है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, इससे म्यूचुअल फंड कंपनीज के सेबी के आदेश अनुसार आपके बारे में जानकारी रखती है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड केवाईसी करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक नए म्यूचुअल फंड अकाउंट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, कि जो आपको म्यूचुअल फंड के ऑफिस से या वेबसाइट से मिल सकता है। आपको आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपीज या जेरोक्स देना पड़ेगा, जिस पे आपको साइन हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, या निजी बैंक होगी तो अच्छा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के व्यवहार में आपको ओटीपी मिलता है और निजी बैंक में ये ओटीपी आपको बहुत जल्दी मिलता है, जिसके आपके व्यवहार रुकते नहीं है, आप व्यवहार जल्दी से कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट का कैंसल चेक जिस पे आपका नाम होना चाहिए, बैंक पासबुक के जेरोक्स और आपके पैन कार्ड की जेरोक्स। अगर आप शेयर बाजार में पहले व्यापार कर चुके हैं तो आपको म्यूचुअल फंड केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से हो चुका होता है। अगर आप केवाईसी करने ही जा रहे हैं तो ध्यान रखिए आप म्यूचुअल फंड के ही ऑफिस में जाए या उनके ब्रांचेस में जाए। कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के एजेंट के पास जाते हैं या किसी बैंक के पास जाते हैं तो आपको अतिरिक्त कमीशन भरना पड़ेगा। ठीक? अगर आप एक बार किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना म्यूचुअल फंड केवाईसी कर लेते हैं तो आप उसी केवाईसी के द्वारा और उसी केवाईसी के बाद किसी और म्यूचुअल फंड में किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी के म्यूचुअल फंड में भी व्यवहार कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आपको बार बार म्यूचुअल फंड केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बार म्यूचुअल फंड केवाईसी करनी पड़ती है। हम ऑनलाइन क्वेरी सेशंस लेते हैं।
अगर आपको कुछ प्रश्न हैं म्यूचुअल फंड के निवेश के बारे में, तो आप हमें इस ऑनलाइन क्वेरी सत्र में हम हमें मिल सकते हैं, हमसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में सूचना चाहिए तो आप अपने मोबाइल पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और वहाँ म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन और भी सही है ये चैनल सर्च कीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब या जॉइन बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको इसके बारे में सत्र की समय तारीख और समय के बारे में जानकारी दी जाएगी और आप उसकी लिंक भी मिलेगी और वहाँ आप अपने प्रश्न आके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको ये प्रस्तुति और वीडियो इस ब्लॉग में आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तरह मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप बाकियों को भी दे सकते हैं। धन्यवाद।